Hello everyone, welcome back to our channel Judiciary by PW. This is me Arjita and welcome to another session, another class of भारतीय न्याय संहिता। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए कि आप लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, so that we can quickly start with our session. Am I perfectly audible and visible to all of you? Very good evening, Roshan, Nirmala, Sanya. ओके प्रियंका, थैंक यू सो मच। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। एक क्विक वो कर लेते हैं, समराइजेशन कर लेते हैं, एक क्विक रिकैप कर लेते हैं जल्दी से कि पिछली क्लास में क्या कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, समझा था। तो पिछली क्लास में सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि क्राइम एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है, क्राइम की डेफिनेशन क्या होती है, किस हिसाब से क्राइम की डेफिनेशन अलग अलग समय के साथ अलग अलग देश के अंदर में बदलती जाती है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस क्या है भारतीय न्याय संहिता का, यानी कि कोई भी अगर अपराध है, कोई भी अगर लॉ है और वो अगर संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, वो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उसे हम क्या कर देंगे, उसे हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे। यानी कि भारतीय न्याय संहिता में भी ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है जो कि संविधान के अगेंस्ट हो। अगर ऐसा कुछ भी पाया गया आज, कल, परसों, कभी भी, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। तीसरा हमें यहां पे डिस्कस करना था अब आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, ठीक है। तीसरा आज हमें समझना है आपका ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस, और ये समझने के बाद हम एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर मूव ऑन करेंगे, विच इज योर एक्टस रिया एंड मेंस रिया, जिससे मेंस में आपसे भर भर के सवाल पूछे जाते हैं कि एक्टस रिया क्या होता है, मेंस रिया क्या होता है, इनके क्या मायने होते हैं, क्यों ये इंपॉर्टेंट माने जाते हैं क्रिमिनल लॉ के अंदर में। तो इस पे हम आएंगे, एक बार हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को यहां पे समझ लें, ठीक है। अब यहां पे ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस को समझने के लिए पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि स्टूडेंट्स, जब भी समाज में कोई भी अपराध होता है या कोई भी क्राइम होता है तो उस अपराध में, उस क्राइम में दो पक्ष होते हैं, दो पार्टीज होती हैं, ठीक है। कौन सी होती हैं वो पार्टीज? एक पार्टी आपकी हो जाती है वो पर्सन जिसने की अपराध किया है, ठीक है। एक पार्टी हो जाती है आपका वो पर्सन, वो व्यक्ति जिसने अपराध किया है, और दूसरा पर्सन हो जाता है वो जिसके साथ अपराध किया गया है, यानी कि विक्टिम, ठीक है। यूजुअली तो यही सेंस बनाता है। लेकिन अब ये जो पर्सन है विक्टिम, ये जो व्यक्ति है जिसके साथ अपराध हुआ है, हम इसको अकेले नहीं लेके चलते हैं, ठीक है। हम इसको अकेले नहीं लेके चलते हैं क्योंकि हम ऐसा नहीं समझते हैं कि जब समाज में कोई अपराध होता है, जब समाज में कोई क्राइम होता है तो सिर्फ उस व्यक्ति के साथ होता है जिसके साथ अपराध हुआ है। हो सकता है आपने मर्डर किसी एक व्यक्ति का किया हो सकता है आपने चोरी किसी एक घर में जाके करी हो, लेकिन जब भी सोसाइटी में कोई भी अपराध का या कोई भी क्राइम का केस निकल के सामने आता है तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि वो अपराध पूरी सोसाइटी के साथ हुआ है, पूरे समाज के साथ हुआ है। भले ही विक्टिम तुम्हारा एक ही होगा, एक्चुअल में अपराध आपने एक ही पर्सन के साथ किया होगा, लेकिन वो अपराध पूरे समाज के साथ, पूरी सोसाइटी के साथ किया गया है, हम ऐसा मान के चलते हैं। अब इसका कारण क्या है? क्यों आप बेफिजूल में सोसाइटी को धकेल रहे हैं किसी अपराध में? भाई मेरे साथ कोई अपराध जब हुआ नहीं है तो क्यों आप बेफिजूल में मेरे को हर अपराध के अंदर में धकेल लेते हैं? तो देखो, क्रिमिनल लॉ ये कहता है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अपराध किसके साथ हुआ है, क्योंकि अपराध किसी के भी साथ हुआ हो, उसका असर किसके ऊपर पड़ता है? पूरे समाज के ऊपर पड़ता है, पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर कोई लड़की है, लड़की किसी सड़क पे अकेली चलती हुई जा रही है, किसी लड़की के साथ कहीं पे मान लेते हैं सेक्सुअल ऑफेंस हो जाता है, या कोई लड़की को छेड़ देता है, या लड़की के साथ कोई अपराध हो जाता है, तो बाकी माँ बाप क्यों अपनी लड़कियों को कहने लग जाते हैं कि बेटा टाइम से घर लौट के आ जाना? आजकल समाज बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, जो है समय ठीक नहीं है, ज्यादा देर तक बाहर रहने की जरूरत नहीं है, बस में जाने की जरूरत नहीं है, ऐसे रात में सड़कों पे घूमने की जरूरत नहीं है। भाई उनकी लड़कियों के साथ तो अपराध हुआ नहीं ना,
अपराध तो एक लड़की के साथ हुआ है, लेकिन उस एक लड़की के साथ हुआ अपराध जो है पूरी सोसाइटी को इफेक्ट करके चला जाता है, पूरी सोसाइटी के ऊपर इफेक्ट डाल के चला जाता है। सिमिलरली आपके मोहल्ले में या किसी की सोसाइटी में कोई मर्डर हो जाए, ठीक है, या कोई सुसाइड का केस हो जाए, तो मर्डर का केस हो जाए या चोरी चकारी जैसा कोई केस हो जाए, मोहल्ले के सोसाइटी के बाकी के लोग क्यों डर जाते हैं? वो लोग क्यों सोचने लगते हैं कि यार घर में जो भी कीमती सामान है, वैल्यूएबल सामान है, या सारा जो सामान है वो बैंक में जाके रख के आ जाते हैं, है ना? घर में रखना कुछ भी सेफ नहीं है आजकल तो। या फिर घर में जो है ताले खिड़कियां प्रॉपर लगवा लेते हैं, क्या पता क्या कौन घुस के आ जाए यहाँ पे। तो दैट इज द रीजन कि अपराध बेशक किसी एक पर्सन के साथ हुआ हो, किसी एक अकेले इंडिविजुअल के साथ हुआ हो, लेकिन क्योंकि उसका असर पूरे सोसाइटी पे पड़ता है, पूरे समाज के ऊपर पड़ता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्राइम को एक सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम हुआ है ऐसा मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से, ठीक है, उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो किसी भी अपराध में क्या होता है, किसी भी अपराध में दो पार्टीज हो जाती है, दो पक्ष हो जाते हैं। एक हो जाता है आपका आरोपी पार्टी, मतलब जिसने अपराध किया, और एक तरफ आपकी आ जाती है सोसाइटी, एक तरफ आ जाता है आपका समाज। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब देखो होता क्या है, जब कोई भी अपराध इस तरीके से होता है, अब ये जो सोसाइटी है, ठीक है, सोसाइटी मतलब तुम हो, मैं हूं, जब हमें पता चलता है कि किसी आदमी ने कोई अपराध किया है, तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है, हमारी पहली इच्छा क्या होती है? हम सबसे पहले क्या चाहते हैं? हम सबसे पहले ये चाहते हैं कि वो आदमी जिसने अपराध किया है उसको उठा के जेल में डाला जाए। हम और कुछ नहीं देखते हैं, उसके बियॉन्ड, उसके आगे जाके हमारा दिमाग नहीं चलता। हम बस इतना देखते हैं कि हमें किसी अपराध के बारे में पता चला है, हमें किसी अपराध के बारे में पता चला है, हमें यह पता चला है कि ए ने बी का मर्डर कर दिया है, या ए ने बी के साथ रेप कर दिया है, या ए जो है वो गाड़ी से बी को कुचल के चला गया है। हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है कि ए को उठा के जेल में डालो। तो एज अ सोसाइटी हमेशा क्या चाहती है, समाज हमेशा क्या चाहता है कि अपराधी को पनिश करो, सोसाइटी को जो एक्यूज्ड है उसको उठा के जेल में डालो, ठीक है। लेकिन जो आरोपी है, आरोपी जो है आपका, ये हमेशा क्या चाहेगा, ये हमेशा बचना चाहेगा। ये भाई कौन सा आदमी चाहता है कि मैं अपराध करने के बाद जेल चला जाऊं, या कौन सा आदमी चाहता है कि अपराध करने के बाद मुझे जेल में डाल दिया जाए? भाई आरोपी तो हमेशा अपने आप को बचाने की ही कोशिश करता है ना। लोग ना जाने क्या क्या तरह तरह के बहाने देते हैं। मान लो आपसे कल को कोई एक्सीडेंट हो जाए, आपकी गाड़ी के सामने आके कोई आदमी मर जाए, तो तुम चाहोगे क्या कि गाड़ी से आदमी को मारने के लिए तुमको जेल की सजा यहां पे दे दी जाए? ऑब्वियसली तुम यही डिफेंस लोगे कि सर मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं तो गाड़ी नॉर्मली चला रहा था, मैं तो ढंग से चला रहा था, यह आदमी अचानक से मेरे सामने आ गया। तो कल को जो है किसी पर्सन से कोई अपराध हो जाए, वो एक्सेप्ट करेगा क्या कि मुझसे अपराध हुआ है? हमेशा लोग वही करते हैं, डिफेंस ही लेते हैं। अरे सर प्राइवेट डिफेंस में किया है, अरे सर ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, जानबूझ के इरादा नहीं था, ठीक है। अब सवाल यह है कि मतलब अपराध करने, जब भी कोई अपराध होता है उसमें आपके सामने दो पार्टीज होती हैं। एक पक्ष, एक पार्टी चाहता है कि अपराधी को जेल में डाल दिया जाए, इसको पनिश किया जाए। अपराधी चाहता है कि मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे पनिश ना किया जाए। अब सवाल यह है कि लॉ किसकी सुने, लॉ जो है किसके साइड जाए? मतलब क्या हम अपराधी को पनिश करें या हम अपराधी को छोड़ दें? क्योंकि दोनों का क्या है, अपना अपना इंटरेस्ट है, दोनों की अपनी अपनी चाह है, दोनों जो है वो अपनी अपनी चीज यहां पे चाहते हैं, ठीक है। अब ये जो तुम्हें बैलेंस यहां पे बनाना होता है, तुम किसी भी अपराध में सोसाइटी की बात सुनोगे या किसी भी अपराध में तुम आरोपी की बात सुनोगे, किसी केस में तुम आरोपी को छोड़ दोगे या किसी केस में तुम आरोपी को उठा के जेल में डालोगे, ये जो पूरा मामला चलता है, ये जो पूरा बैलेंस ऑफ इंटरेस्ट चलता है, इसी को हम क्या कहते हैं? जूरिस प्रूडेंशियल एसेंस कहते हैं, यानी कि न्याय शास्त्रीय सार कहते हैं, ठीक है। तो न्याय शास्त्रीय सार का या जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस का बेसिकली मतलब क्या होता है, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल यहां पे आपको दिया कि मान लो ए ने बी का मर्डर कर दिया है, ठीक है, ए ने बी का मर्डर कर दिया है। अब ये जो मर्डर हुआ है, सबसे पहले तो हम इसको सिर्फ ऐसे नहीं देखेंगे कि बी पर्सन के साथ मर्डर हुआ है या बी जो है, ठीक है, उसका यहाँ पे मर्डर कर दिया गया है, बी को मार दिया गया है, नहीं। हम देखेंगे कि पूरे समाज के साथ गलत हुआ है, पूरे समाज के साथ यहाँ पे जो है अपराध किया गया है। क्योंकि मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब भी कोई अपराध होता है, जब भी कोई क्राइम होता है, ठीक है, उसका जो असर होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, वो पूरे समाज के ऊपर पड़ता है।
पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। तो जब हमें यहां पे बेसिकली न्याय शास्त्रीय सार देखना होता है, जब हमें जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस देखना होता है, हमें इन दोनों पार्टीज के इंटरेस्ट को बैलेंस करना होता है। इंटरेस्ट बैलेंस करने का मतलब मैंने आपको बताया, दोनों पार्टीज इंडिविजुअली कुछ ना कुछ चाहेंगी, ठीक है। सोसाइटी कुछ चाहेगा, अपराधी कुछ चाहेगा, ठीक है। सोसाइटी क्या चाहेगी, सोसाइटी जो है वो यहां पे चाहेगी, राइट, सोसाइटी जो है वो बेसिकली चाहेगी कि अपराधी को क्या कर दिया जाए, अपराधी को जो है वो पनिश किया जाए, उसको उठा के जेल में डाल दिया जाए। ये सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये सोसाइटी की चाह है। और अपराधी क्या चाहेगा, अपराधी जो है वो बेसिकली ये चाहेगा कि मुझे पनिश ना किया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। तो ये जो दोनों पक्षों के, दोनों साइड्स के इंटरेस्ट को हमको बैलेंस करना होता है। ये समझना कि किसकी सुनी जाए, अपराधी की सुनी जाए या समाज की सुनी जाए, सजा दी जाए या ना सजा ना दी जाए, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस कहा जाता है, भारतीय न्याय संहिता का। इसी को कहा जाता है आपका न्याय शास्त्रीय सार। अब आप ये चीज किस तरीके से डिसाइड करोगे, किस तरीके से आप ये डिसाइड करोगे कि भाई ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कैसे किया जाए, ये बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से किया जाए, किसकी बात सुनी जाए, सोसाइटी की बात सुनी जाए या आरोपी की बात सुनी जाए। तो इसके लिए हमें देखना होता है आरोपी का या फिर आपके अपराधी का मेंस रिया, यानी कि उसका दोषी मन था कि नहीं था, उसका गिल्टी माइंड था कि नहीं था। वो हमें ये बात जो है इस आंसर पे आने में हेल्प करेगा कि उस व्यक्ति को हम सजा दें या ना दें। जैसे एक एग्जांपल लो, यहां पे मान लेते हैं ए है, ए ने यहां पे क्या करा है, बी का मर्डर किया है, ठीक है। ए ने यहां पे क्या किया है, बी का मर्डर किया है। अब इस केस में क्या है, इस केस में हमारे पास दो पार्टीज हैं। एक है आपका ए जो कि आरोपी है, जो कि एक्यूज्ड है। दूसरी तरफ है आपका पूरा सोसाइटी बी की तरफ से, यानी कि आपका समाज, ठीक है। अब ये सोसाइटी क्या चाहेगी, ये समाज क्या चाहेगा कि ए ने यहां पे बी के साथ गलत किया है, ए ने बी का मर्डर किया है, तो हमें ए को पनिश करना चाहिए, हमें ए को उठा के जेल में डालना चाहिए, ठीक है। ये सोसाइटी का इंटरेस्ट है, ये सोसाइटी चाहती है। अब अपराधी क्या चाहेगा, ए यहां पे क्या चाहेगा कि नहीं मुझे सजा नहीं मिलनी चाहिए, मुझे छोड़ दिया जाए। कैसे डिसाइड करेंगे दोनों में से किसकी बात यहां पे सुनी जाए, किसकी बात यहां पे देखी जाए? तो हमें बेसिकली ए का क्या देखना होगा, मेंस रिया देखना होगा। बेसिकली हमें यह समझना होगा जो ए ने बी की डेथ कॉज करी है वो किस सिचुएशन में करी है, किन हालातों में करी है, ठीक है। अब यहां पे निकल के देखो क्या आता है, मान लो ये बात साबित हो जाती है, ठीक है, ये बात साबित हो जाती है कि ए ने जानबूझकर क्या किया है, बी का मर्डर किया है, ठीक है। ए ने जो है जानबूझकर बी का मर्डर किया है, यानी कि ए का यहां पे इंटेंशन था बी का मर्डर करने का। मतलब क्लियर है ना कि ए के पास कोई डिफेंस यहां पे नहीं था, ए ने जानबूझ के यहां पे बी नाम के पर्सन की क्या करी है, डेथ कॉज करी है। मतलब यहां पे क्या होगा, यहां पे हमारी सोसाइटी जीत जाएगी, ठीक है। यहां पे जो है हमारी सोसाइटी जीत जाएगी, यहां पे हमारा समाज जीत जाएगा। मतलब समाज सही कह रहा था, सोसाइटी सही कह रही थी कि हाँ ए जो है वो पनिश किया जाना चाहिए बी की डेथ कॉज करने के लिए। अच्छा, लेकिन मान लो कि इसी सिचुएशन को, इसी एग्जाम्पल को अगर हम थोड़ा सा पलट दें, इन्वेस्टिगेशन में, जांच में ये पता चलता है कि ए ने बी की डेथ तो कॉज करी, ए ने बी का मर्डर तो किया, लेकिन वो जो मर्डर किया गया है वो करने का ए का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं था, इरादा बिल्कुल भी नहीं था। ए ने तो मर्डर इसलिए किया बी का क्योंकि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, यानी कि प्राइवेट डिफेंस कर रहा था, ठीक है। अब क्या हुआ, अब केस पलट गया। अब हमें किसके साइड जाना पड़ेगा, अब हमें आरोपी के साइड जाना पड़ेगा। अब हमें आरोपी की बात सुननी पड़ेगी, यानी कि अब हम आरोपी को पनिश नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भाई उसने प्राइवेट डिफेंस में एक्ट किया है और भारतीय न्याय संहिता में क्लियरली दिया हुआ है कि कोई भी पर्सन अगर प्राइवेट डिफेंस में कोई भी काम करता है, अपराध करता है, तो उसके लिए आप व्यक्ति को पनिश नहीं कर सकते, उसके लिए आप किसी को सजा नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, अब हमें यहां पे सोसाइटी की बात ना सुन के अब हमें यहां पे एक्यूज्ड की तरफ जाना पड़ेगा, एक्यूज्ड की बात सुननी पड़ेगी कि भाई अब तो इसको बेनिफिट ऑफ डाउट देना पड़ेगा, ठीक है।
तो ये जो बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट आपने यहां पे किया कि किसके इंटरेस्ट को देखें, किसकी बात को सुने, किसकी तरफ जाएं, इसी को क्या कहा जाता है, इसी को आपका यहां पे जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस कहा जाता है। जब भी कोई अपराध होता है आप सिर्फ इतना नहीं देख सकते कि बस अपराध हो गया चलो कहानी खत्म, उठा के आदमी को जेल के अंदर में डालो। अपराध होने के बाद आपको यह भी देखना होता है कि अपराध किन हालातों में किया गया है, क्यों किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सामने वाले से गलती से अपराध हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उससे प्राइवेट डिफेंस में अपराध हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं यहां पे कि वो किसी की जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तो बेसिकली इस बात को क्लियर करने में, इस बात को प्रूव करने में हमें क्या चीज हेल्प करती है कि किसके साइड जाना है, हमें हेल्प करता है आरोपी का मेंजरिया। मेंजरिया मतलब आपका गिल्टी माइंड, यानी कि दोषपूर्ण या अपराधी मानसिक अवस्था। क्योंकि अगर मेंजरिया में ये निकल के आ गया कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने जानबूझकर अपराध किया है, वो तो मारना ही चाहता था, वो तो डेथ कॉज करना ही चाहता था, तो हम सोसाइटी की बात मान लेंगे, हम सोसाइटी की तरफ चले जाएंगे और हम आरोपी को क्या करेंगे, पनिश कर देंगे। ठीक है, तो मतलब जो सोसाइटी चाह रही है कि व्यक्ति को पनिश किया जाए, आरोपी को पनिश किया जाए, हम उस तरफ चले जाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टिगेशन में ये निकल के आ गया, अगर ये बात साबित हो गई कि जो आरोपी है वो बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के काम कर रहा था, उसने तो प्राइवेट डिफेंस में आके मर्डर किया है, या उसने तो किसी और कारण की वजह से मर्डर किया है, या उसने तो पागलपन में आके मर्डर किया है, तो अब क्या होगा, अब हमें सोसाइटी की बात ना सुन के अब हमें यहां पे आरोपी की तरफ जाना पड़ेगा। तो मेंस रिया आपको ये चीज डिसाइड करने में हेल्प करेगा। मेंस रिया बैलेंसिंग करने का काम करता है कि सोसाइटी की बात सुनी जाए या फिर आरोपी की बात सुनी जाए। ठीक है, जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो बताइए। जूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस इज क्लियर टू एवरीबॉडी? एनी क्वेरी, क्विकली लेट मी नो, वरना हम आगे बढ़ेंगे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम पे, दैट इज योर एक्टस रिया एंड मेंस रिया। ठीक है, अब आ जाइए एक्टस, अब आ जाते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम के ऊपर, है ना। अब बेसिकली देखो क्या है, आपको ऊपर ऊपर से यूजुअली मैक्सिमम स्टूडेंट्स को सिर्फ इतना ही पता होता है कि किसी भी अपराध के दो तत्व होते हैं, किसी भी अपराध के दो एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है एक्टस रिया और एक होता है मेंस रिया। ठीक है, सिंपल, हाँ एलएम के लिए भी आप देख सकते हो इसको। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें, एक्टस रिया का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, यानी कि दोषपूर्ण या दंडनीय कार्य। ठीक है, कोई भी ऐसा एक्ट आपका, आपके द्वारा की गई कोई भी ऐसी चीज जिसके लिए हम आपको सजा दे रहे हैं, जिसके लिए हम आपको पनिश कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों है, क्यों आपको पनिश कर रहे हैं, क्यों यहां पे आपको जो है वो सजा दे रहे हैं? क्योंकि भाई ऐसा भारतीय न्याय संहिता के अंदर में लिखा हुआ है। सिंपल भाषा में अगर बोला जाए तो भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है, कोई चीज लिखी होगी, किसी चीज की मनाही की गई होगी, बताया गया होगा कि ये करना अपराध है, ये करोगे तो सजा मिलेगी, लेकिन फिर भी आपने वो चीज करी होगी, फिर भी वो एक्ट आपने किया होगा, फिर भी वो अपराध आपने किया होगा, और उसी के लिए हम आपको क्या कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, पनिश दे रहे हैं, पनिश कर रहे हैं। तो दैट इज बेसिकली योर एक्टस रिया। अभी इसको हम समझेंगे और डिटेल में, ये भी बेसिक मैं आपको बता रही हूं। और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा आपका हो जाता है मेंस रिया, यानी कि गिल्टी माइंड, दोषपूर्ण, आपका यहां पे दोषपूर्ण मानसिक अवस्था। मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो आपके दिमाग में क्या चल रहा था जब आप अपराध कर रहे थे। ठीक है, दिमाग में क्या चल रहा था, मतलब भाई सिंपल सी बात है,
जब अपराध हुआ उस समय तुम्हारी मानसिक अवस्था क्या थी? तुम गलती से अपराध कर रहे थे, तुम जानबूझ के अपराध कर रहे थे, ठीक है। तुमने जो है क्या कहते हैं, पागलपन में आके अपराध किया, तुमने शराब पी के अपराध किया, किस किस सिचुएशन में आपने अपराध किया, ये देखना है हमको, बेसिकली समझना है। तो मेंजरिया का मतलब क्या है? मेंजरिया होता है आपकी दिमागी अवस्था, बेसिकली चेक की जाती है कि आपकी मेंटल सिचुएशन क्या थी जिस समय आपने अपराध यहां पे किया। अब हमें यह बताया जाता है कि कोई भी क्राइम जो होता है समाज में, उसमें ये दोनों चीजें होनी चाहिए, एक्टस रिया भी होना चाहिए, मेंस रिया भी होना चाहिए। जब ये दोनों चीजें होंगी तभी आप किसी पर्सन को पनिश कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। मतलब दोनों में से अगर एक भी चीज आपकी गायब हुई, एक भी एलिमेंट नहीं रहा एक्टस रिया या मेंस रिया में से, तो क्या हो जाएगा? आप सामने वाले पर्सन को पनिश नहीं कर पाएंगे, आप उनको सजा नहीं दे पाएंगे। ये बेसिकली हमको बताया जाता है, ठीक है। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक्टस रिया की, ठीक है। एक्टस रिया क्या होता है? देखो, आपको ऐसे बताया जाता है या इस तरीके से अभी तक पढ़ाया गया होगा कि एक्टस रिया का मतलब होता है गिल्टी एक्ट, बट लेट मी टेल यू दैट इज रॉन्ग। एक्टस रिया को गिल्टी एक्ट कहना एक गलत डेफिनेशन है। रीजन बीइंग, अब मैं अभी आपको बताती हूं, ठीक है। देखो, किसी भी अपराध में जो एक्टस रिया होता है, एक्टस रिया मतलब सिंपल भाषा में अगर हम समझें, वो चीज जिसके लिए आपको पनिश किया जा रहा है, वो कृत्य आपका जिसके लिए आपको पनिश किया जा रहा है, ठीक है, जो जिसकी मनाही भारतीय न्याय संहिता में की गई है। अब एक्टस रिया हमेशा सिर्फ एक एक्ट ही होता है ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कभी कभार वो आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। तो भारतीय न्याय संहिता में जितने अलग अलग अपराध आप पढ़ेंगे, हर अपराध में आपको देखने को मिलेगा कि हर अपराध का जो एक्टस रिया होता है वो अलग होता है, ठीक है। अलग अलग जो है अपराधों में एक्टस रिया आपको क्या देखने को मिलता है? अलग अलग देखने को मिलता है। तो मतलब किसी भी अपराध का एक्टस रिया सेक्शन के अंदर में ही दिया होता है, हमें कुछ अलग से नहीं निकालना होता। अब इसे हम एक सिंपल एग्जांपल से यहां पे समझते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो, अब इस एग्जांपल को ध्यान से सुनिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो ए है, ए ने यहां पे क्या करा? गोली चलाई, ठीक है। ए ने यहां पे गोली चलाई, ए ने यहां पे शूटिंग करी, और शूटिंग करके उसने बी की यहां पे डेथ कॉज कर दी। अब मुझे यह बताइए, दो चीजें हुई हैं यहां पे। एक है कि ए ने बी के ऊपर गोली चलाई है, ए ने बी के ऊपर शूट किया है, और उस चक्कर में बी की यहां पे डेथ हो गई है। अब मुझे बताइए, इस पूरे एग्जाम्पल में एक्ट क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है, या रिजल्ट कह लीजिए क्या है? यू हैव टू टेल मी, इस पूरे एग्जाम्पल में एक्ट क्या कहा जाएगा और कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट किस चीज को कहा जाएगा? बताइए। इफ यू हैव टू डाइसेक्ट, एक्ट क्या है इसमें बताओ, और एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है, ये बताओ। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। बेसिकली ये जो काम हुआ है यहां पे, यस, निश्चय, फर्स्ट वन टू आंसर करेक्ट, ठीक है। ए जो है, ए ने यहां पे जो बी के ऊपर गोली चलाई है, जो बी के ऊपर उसने शूटिंग करी है, ठीक है, ये है हमारा एक्ट, ठीक है, ये है हमारा एक्ट। और उस एक्ट के चलते जो बी की डेथ हुई है, ये क्या है? ये उस एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है, या ऐसा कह लो कि ये उस एक्ट का रिजल्ट है, ठीक है। तो
एक है एक्ट आपके सामने और एक है कॉन्सिक्वेंस आपके सामने। अब मुझे जरा ये बताइए कि इन दोनों में से मर्डर के अपराध की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मर्डर के अपराध की अगर हम बात करते हैं, यानी कि सेक्शन 101 भारतीय न्याय संहिता, तो भारतीय न्याय संहिता किस चीज को पनिश करता है? भारतीय न्याय संहिता एक्ट को पनिश करता है या एक्ट के कॉन्सिक्वेंस रिजल्ट को पनिश करता है? आपको गोली चलाने के लिए सजा मिलती है या गोली चला के किसी की डेथ कॉज करने के लिए, किसी की मृत्यु कॉज करने के लिए सजा दी जाती है? बताइए। एक्टस मर्डर जो है वो किस चीज की सजा देता है आपको? गोली चलाने की या गोली चला के डेथ कॉज करने की? गुड। साक्षी, साक्षी कह रहे हैं रिजल्ट यानी कि कॉन्सिक्वेंस। प्रियंका करेक्ट, रिजल्ट की। बड़े भाई, बड़े भाई पीसी, माही, प्रवीण, सान्या नहीं, सान्या नहीं, नहीं। करेक्ट आंसर इज जिन जिन ने यस नीलेश, जिन जिन ने कॉन्सिक्वेंस कहा है, जिन जिन ने रिजल्ट कहा है, दैट इज द करेक्ट आंसर। मर्डर का जो अपराध है, मर्डर का अपराध आपको एक्ट के लिए पनिश नहीं करता है कि आपने किसी के ऊपर गोली चला दी या किसी को तुमने चाकू से मार दिया, ठीक है, या किसी को तुमने बम से उड़ा दिया, नहीं। वी डू नॉट पनिश योर एक्ट, हम पनिश करते हैं उस एक्ट के रिजल्ट को। भाई भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 100 या सेक्शन 101 उठा के देखो, क्या लिखा है वहां पे क्लियरली? वहां लिखा है हुएवर कॉजेज डेथ, ठीक है, हुएवर कॉजेज डेथ। भाई जो व्यक्ति डेथ कॉज करता है, जो व्यक्ति किसी की जान लेता है, वो मर्डर के लिए लायबल है। सिंपल सी बात, ये लिखा है 101 के अंदर में। मतलब उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ रहा कि तुमने क्या एक्ट किया है, तुमने गोली चलाई, तुमने बम से उड़ाया, तुमने किसी के ऊपर चाकू घोंप दिया, डज नॉट मैटर। दे आर ओनली कंसर्न्ड कि तुम्हारे वो एक्ट करके रिजल्ट क्या निकल के आया। अगर वो एक्ट करके रिजल्ट ये निकल के आ रहा है कि किसी व्यक्ति की जान जा रही है, किसी व्यक्ति की डेथ हो रही है, किसी की मृत्यु कारित हो रही है, सो भाई हमारे लिए वो मर्डर है। एक्ट तुमने कुछ भी किया हो, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब मर्डर उन अपराधों में से है भारतीय न्याय संहिता के जो आपके एक्ट को नहीं पनिश करता है। आपने क्या किया है, हम इस बात को पनिश नहीं कर रहे हैं। आपके करने के बाद रिजल्ट क्या निकल के आया है उस एक्ट का, कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया है आपके एक्ट का, उस चीज को पनिश किया जाता है मर्डर के अपराध में। ठीक है, मतलब कुछ कुछ अपराधों में क्या होगा, कुछ कुछ अपराधों में जो कॉन्सिक्वेंस होता है, जो रिजल्ट निकल के आता है आपके एक्ट का, वो पनिशेबल माना जाता है। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देती हूं मैं आपको। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे ये ए है, ए ने बेसिकली क्या करा, ए एक दिन बी के घर पे जाता है। बी के घर पे जाके वो देखता है कि टेबल के ऊपर 1000 रुपए का एक नोट रखा हुआ है, जिसको देख के ए का लालच जाग जाता है। तो ए बेसिकली बी का वो 1000 रुपए का नोट चुरा लेता है। ठीक है, ए जो है बी का वो 1000 रुपए का जो नोट है वो चुरा लेता है। अब लेकिन ए को ऐसा लगता है, ए को ऐसा लगता है कि यार मैंने ये 1000 रुपए का नोट एकदम से गायब किया तो मुझ पे शक हो जाएगा, मैं शक के घेरे में आ जाऊंगा क्योंकि मैं ही आया था घर में। तो ए ने यहां पे क्या करा, बी का वो 1000 रुपए का नोट उठाया, उसको चोरी किया, लेकिन उसको ले जाके बी के घर में ही कहीं पे छुपा दिया कि मैं थोड़े दिन के बाद आके, जब मामला थोड़ा शांत हो जाएगा, थोड़े दिन के बाद आके मैं ये 1000 रुपए का नोट चुरा के लेके चला जाऊंगा। अब इसमें मुझे ये बताइए कि ये जो पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, इसमें एक्ट क्या है और इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या है? फिर से इसका डाइसेक्शन करिए। इसमें एक्ट क्या है और उसमें कॉन्सिक्वेंस क्या है? बताइए। ये जो यहां पे एग्जाम्पल पूरा मैंने आपको बताया, इसमें एक्ट क्या है और इसमें कॉन्सिक्वेंस क्या है? नोबडी? एक्ट इज टेकिंग मनी, निश्चय, गुड जॉब।
ज्यादा अभी उसमें मत जाओ, थेफ्ट हुआ है, आई एम नॉट, अभी डोंट प्रिटेंड, डोंट एक्ट तुमको भारतीय न्याय संहिता आता है। आई एम आस्किंग यू सिंपल क्वेश्चंस, मुझे सिंपल जवाब दो, एक्ट क्या है और कॉन्सिक्वेंस क्या है। ठीक है, गुड, हाँ ठीक है। जिन जिन लोगों ने कहा है कि वो टेबल पे से 1000 रुपए का नोट उठा लेना वो एक्ट है, ठीक है, टेबल पे से 1000 रुपए का नोट उठा लेना, ऐसा कह लेते हैं मूव कर देना, ठीक है, वो आपका एक्ट है। कॉन्सिक्वेंस क्या है? कॉन्सिक्वेंस है कि भाई तुमने वो 1000 रुपए का नोट जो है वो कहीं पे ले जाके छुपा दिया, घर में ही छुपा दिया, ठीक है। तो जो बेचारा बी है जिसका 1000 रुपए का नोट तुमने चुराया, उसको वो नोट नहीं मिला, उसका बेचारा 1000 रुपए का नोट यहाँ पे गायब हो गया। ये कॉन्सिक्वेंस है, ये रिजल्ट निकल के आया है उसका, और तुम्हारे पास 1000 रुपए यहाँ पे आ गए, तुमने अपने लिए 1000 रुपए यहाँ पे चुरा लिए, ठीक है। अब मुझे ये बात बताइए कि इस पूरे एग्जाम्पल में अगर हम इसको बात करते हैं थेफ्ट के अपराध के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि सेक्शन 303 के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट, तो चोरी का अपराध आपको एक्ट के लिए पनिश करता है या कॉन्सिक्वेंस के लिए पनिश करता है? तुमने टेबल पे से किसी के 1000 रुपए बिना उससे पूछे हटा दिए, हिला दिए, मूव कर दिए, तुम ले गए, चोरी का अपराध तुमको इसके लिए पनिश करता है, या वो 1000 रुपए तुमने ले जाके घर में कहीं पे छुपा दिए, या बेचारा बी जो है उसका 1000 रुपए का नोट गुम गया, तुमको इसके लिए पनिश किया जाता है? बताओ। साहिल करेक्ट आंसर, नेहा करेक्ट आंसर, सान्या करेक्ट, सुनील करेक्ट, खुशी करेक्ट, बिल्कुल सही, यस। जिन जिन ने एक्ट कहा है, एक्ट इज द करेक्ट आंसर। भाई चोरी के अपराध को इस बात से फर्क नहीं पड़ता, चोरी के अपराध को इस बात से फर्क नहीं पड़ता तुमने 1000 रुपए का नोट उठा के क्या किया, है ना। उस हिसाब से देखो, उस हिसाब से देखो तो चोरी के अपराध में तो फिर ए को सजा मिलनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसने अभी तक सामान चुराया कहां है, उससे तो 1000 रुपए का नोट लेके वहीं बी के घर में ही छुपा दिया। कायदे से देखा जाए तो नोट है तो अभी भी बी के घर में ही, तो ए को तो पनिशमेंट होनी ही नहीं चाहिए। बी से अभी तक उसका 1000 रुपए का नोट पूरी तरीके से छीना कहां गया है, भाई है तो तेरे घर के अंदर में नोट, ठीक है। लेकिन चोरी का अपराध क्या कहता है? चोरी का अपराध कहता है कि भाई तूने किसी का सामान चुरा के उसके साथ क्या किया, इस बात से मेरे को मतलब है ही नहीं। तू सामान चुरा के अपने घर में लेके चला गया, तू सामान तूने चुरा के उस आदमी के घर में छुपा दिया, तूने सामान चुरा के ले जाके कहीं पे बेच दिया, तो खुद उसको यूज करने लग गया, इट डज नॉट मैटर टू मी, मेरे को फर्क नहीं पड़ता उस बात से। मेरे को इस बात से फर्क पड़ता है कि किसी का सामान कहीं पे रखा हुआ था, मतलब किसी की प्रॉपर्टी, किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी कहीं पे रखी हुई थी, ठीक है, जो उसके पोजेशन में थी, और वो मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, तुमने उसके पोजेशन में से हिलाई है, वहां से मूव करी है। तो ये जो तुमने बस मूविंग किया है ना, ये जो बस तुमने किसी का सामान हिलाया है एक जगह से दूसरी जगह, हमारे लिए जो है बस इतना ही मैटर करता है, हमारे लिए बस इतना ही मैटर करता है। द मोमेंट तुमने ये सामान हिलाया, किसी का मूव कर दिया, भाई मेरे लिए चोरी का अपराध कंप्लीटेड है, डन एंड डस्टेड। अब उसके बाद तुम कुछ भी करो, तुम वो 1000 रुपए का नोट उठा के फाड़ के फेंक दो, ठीक है, तुम उसको कहीं पे उसका कोई सामान खरीद के लेके आ जाओ, तुम उसको घर में दफना दो उस आदमी के, तुम कहीं पे छुपा दो, तुम आग लगा दो उसको, डज नॉट मैटर। भाई अपने को मतलब है एक्ट से। तो आप समझ पा रहे हो कि मर्डर में हम ये देख रहे हैं कि जो मर्डर का अपराध होता है उसको एक्ट से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है एक्ट के कॉन्सिक्वेंस से, कि किसी के ऊपर कुछ हमला करके मुझे डेथ दिखनी चाहिए। और चोरी का जो अपराध है उसको कॉन्सिक्वेंस से फर्क नहीं पड़ता, उसको रिजल्ट से फर्क नहीं पड़ता, उसको फर्क पड़ता है तुम्हारे एक्ट से, फिर कॉन्सिक्वेंस तुम्हारा भाड़ में जाए। तो एक्टस रिया जो होता है स्टूडेंट्स, एक्टस रिया बेसिकली आपका, इसलिए मैंने क्या कहा, जब आपसे कोई ये कहता है ना कि एक्टस रिया इज गिल्टी एक्ट, नहीं, तुम अगली बार से ये कहोगे एक्टस रिया या तो गिल्टी एक्ट होता है या फिर आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस भी हो सकता है। एक्टस रिया कैन बी गिल्टी एक्ट और इट कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। अब वो डिपेंड करेगा कि अपराध की रिक्वायरमेंट क्या है। कहीं कहीं पे कुछ कुछ अपराध हो गए, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया चोरी का अपराध, जहां पे एक्ट ही एक्टस रिया होता है, जहां पे जो आपका एक्ट होता है कोई चीज करने का, जैसे तुमने किसी का 1000 रुपए का नोट
हिला दिया या तुमने किसी का 1000 रुपए का नोट मूव कर दिया, ये जो एक्ट आपने किया है, हम उसके लिए आपको पनिश कर रहे हैं, हम उसके लिए आपको सजा दे रहे हैं। तो चोरी के अपराध में आपका एक्ट एक्टस रिया हो जाता है। और कुछ कुछ अपराधों में, ठीक है, कुछ कुछ अपराधों में जो आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस होता है कि तुमने किसी के ऊपर गोली चला के उसकी जान ले ली, उसको जान से मार दिया, उसकी डेथ कॉज कर दी, तो कहीं कहीं पे हमारे लिए वो एक्टस रिया हो जाता है, वो पनिशेबल हो जाता है। सो एक्टस रिया दो चीजें हो सकती हैं, या तो आपका एक्ट हो सकता है या फिर आपके एक्ट का कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल से आपको साबित करके दिखाती हूं, ठीक है। मैं आपको इसको एक एग्जाम्पल से साबित करके दिखाती हूं। मान लेते हैं यहां पे, ठीक है, मान लेते हैं यहां पे ए है और बी है। दो एग्जाम्पल्स दूंगी मैं आपको, ठीक है। ए है और बी है, और वापस से ए है और बी है, ठीक है। अब होता क्या है, पहले वाले एग्जाम्पल में ए बी के ऊपर गोली चलाता है, ए बी के ऊपर शूटिंग करता है, ठीक है, और बी की क्या हो जाती है, बी की मृत्यु हो जाती है, बी की डेथ हो जाती है। तो यहां पे एक्ट क्या है हमारा, एक्ट है हमारा गोली चलाना, और रिजल्ट क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है यहां पे, कि बी की जो है उससे, उस गोली चलने की वजह से मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल लो, सेम वही चीज है कि ए क्या करता है, बी के ऊपर गोली चलाता है, ए बी को यहां पे शूट करता है, लेकिन इस बार बी बच जाता है, इस बार बी जो है वो बच जाता है, बी इज एबल टू सेव हिमसेल्फ। तो यहां पे क्या है, यहां पे एक्ट वही हुआ है गोली चलाने का, लेकिन इस बार जो कॉन्सिक्वेंस निकल के आया है, जो रिजल्ट निकल के आया है, वो अलग है। तो अगर मर्डर के अपराध में, अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, अगर मर्डर के अपराध में एक्ट से फर्क पड़ता होता, अगर मर्डर का एक्टस रिया एक्ट होता, तो फिर तो दोनों केसेस में ए को मर्डर के लिए सजा मिलनी चाहिए। एग्जाम्पल 1 में भी ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, और एग्जाम्पल 2 में भी ए के ऊपर मर्डर का चार्ज लगना चाहिए, लेकिन नहीं। तुम, हाँ, वही बात है ना, आप लोगों के जवाब आने स्टार्ट हो गए हैं। आप लोग कह रहे हैं कि मैम पहले केस में मर्डर का चार्ज लगेगा और दूसरे केस में अटेम्प्ट टू मर्डर का चार्ज लगेगा। क्यों भाई, क्यों भाई? एक्टस रिया तो गिल्टी एक्ट होता है ना। तो अगर एक्टस रिया सिर्फ एक्ट होता, तो एक्ट तो दोनों एग्जांपल्स में सेम है, गोली यहां भी चल रही है, गोली यहां भी चल रही है, तो दोनों में लगा दो उठा के मर्डर। बट नहीं लगाओगे मर्डर, क्यों नहीं लगेगा? यहां मर्डर लगेगा, यहां मर्डर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मर्डर का जो एक्टस रिया है वो एक्ट नहीं है। मर्डर ये देख के डिसाइड नहीं होता कि सामने वाले ने क्या किया है, मर्डर ये देख के डिसाइड होता है कि एक्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया है, एक्ट का कॉन्सिक्वेंस क्या निकल के आया है। जहां पे कॉन्सिक्वेंस डेथ निकल के आएगा वहां पे मर्डर लग जाएगा, लेकिन जहां पे एक्ट जहां पे एक्ट का रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस डेथ निकल के नहीं आ रहा है, जहां पे सामने वाला पर्सन बच जा रहा है, वहां तुमने उठा के क्या लगा दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर लगा दिया। ठीक है, तो इसलिए अगली बार कोई तुमसे कहे कि एक्टस रिया, ठीक है, एक्टस रिया इज गिल्टी एक्ट, एक्टस रिया इज नॉट गिल्टी एक्ट। एक्टस रिया कैन बी गिल्टी एक्ट और इट कैन बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ योर एक्ट। वो डिपेंड करेगा आपके एग्जाम्पल के ऊपर, ठीक है, कि आपके एक्ट से क्या यहां पे कॉन्सिक्वेंस निकल के आया है। तो मर्डर जैसे जो अपराध होते हैं, मर्डर जैसे जो ऑफेंस होते हैं, इनमें बेसिकली आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि आपके एक्ट का क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आया है। जहां सिर्फ एक्ट देखना होता है वहां तो बात ही खत्म है। जैसे चोरी का अपराध है, चोरी के अपराध में क्या रिजल्ट आया, क्या कॉन्सिक्वेंस निकल के आया, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जैसे मर्डर का अपराध है, मर्डर के अपराध में हमें कॉन्सिक्वेंस से फर्क पड़ता है, रिजल्ट देखना पड़ता है, आपके एक्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया है, क्योंकि वही तय करेगा कि आपकी क्रिमिनल लाइबिलिटी यहां पे क्या होगी। जो इफेक्ट निकल के आता है आपके एक्ट का, वो इस चीज को डिसाइड करेगा कि तुम पे कौन सा अपराध लगेगा। गोली तुम दोनों जगह चला रहे हो, एक जगह गोली चलाने पे आदमी मर रहा है, तुमको मर्डर के लिए अंदर भेज रहे हैं, एक जगह गोली चलाने पे आदमी बच रहा है,
तो तुम अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए जा रहे हो। तो बेसिकली अलग क्या है दोनों में? अलग हो रहा है तुम्हारा यहां पे इफेक्ट। रिजल्ट क्या निकल के आया है वो ये चीज डिसाइड कर रहा है कि तुम कौन से अपराध के अंदर में अंदर जाओगे। ठीक है, तो बेसिकली ऐसे केसेस में जो एक्ट होता है आपका वो कॉन्सिक्वेंस के हिसाब से हमें देखना होता है। लॉ यहां पे ऐसे अपराधों में कॉन्सिक्वेंस को पनिश करता है, ना कि आपके एक्ट को। जैसे मर्डर का जो अपराध है वो एक्ट नहीं देखता, मर्डर का जो अपराध है आपका वो क्या देखता है? कॉन्सिक्वेंस को देखता है। जैसे चोरी का एग्जांपल मैंने आपको दिया, तो चोरी में जो है हमको क्या चाहिए? चोरी के अपराध में मैंने आपसे कहा हमारे पास सिर्फ एक मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। वो मूवेबल प्रॉपर्टी आपने किसी के पोजेशन में से बिना उनसे पूछे हिलाई होनी चाहिए। और ये जो एक्ट आप करते हैं कि आप किसी की मूवेबल प्रॉपर्टी बिना उनसे पूछे, बिना उनसे कंसल्ट करे हिला देते हैं, मूव कर देते हैं, बस यही तो चोरी है। इसी के लिए तो आपको पनिश किया जाता है। अब तुमने प्रॉपर्टी मूव करने के बाद, प्रॉपर्टी हिलाने के बाद क्या किया, इस बात से लॉ को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके हिसाब से आपकी पनिशमेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने चाहे वो 1000 रुपए का नोट लेके किसी भूखे आदमी को खाना खिला दिया हो, तुमने हो सकता है वो 1000 रुपए का नोट इसलिए चुराया हो क्योंकि किसी का कोई आदमी जो है हॉस्पिटल में मर रहा है, तुमको दवाइयां खरीदनी थी। बट लॉ डज नॉट केयर, क्योंकि चोरी के अपराध में कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है, वो हमको देखना ही नहीं है। हमको सिर्फ एक्ट देखना है। भाई तुमने 1000 रुपए का नोट किसी का चुराया, तुमने किसी की प्रॉपर्टी यहां पे चुराई। अब तुमने किसी भी कारण से चुराई हो, किसी भी पर्पस के लिए चुराई हो, ठीक है, डज नॉट मैटर। हमें एक्ट होता हुआ दिख रहा है, कहानी वहां पे खत्म। हमें कॉन्सिक्वेंस क्या है, रिजल्ट क्या है, वहां पे हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये क्लियर है आप लोगों को? तो बेसिकली आप इस चीज को यहां पे ध्यान रखेंगे कि एक्टस रिया का मतलब क्या होता है। एक्टस रिया का मतलब होता है या तो आपको एक्ट के लिए सजा दी जाती है या फिर किसी एक्ट के रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस के लिए सजा दी जाती है। अब किसमें क्या चाहिए वो आपको अपराध को रीड करके पता चलेगा। कौन सा अपराध एक्ट को पनिशेबल मानता है, कौन सा अपराध एक्ट के कॉन्सिक्वेंस या रिजल्ट को पनिशेबल मानता है, ठीक है, ये बेसिकली आपको पता चलेगा व्हेन यू विल बी रीडिंग दैट पर्टिकुलर सेक्शन। सेक्शन को पढ़ के, सेक्शन के एसेंशियल्स को पढ़ के, ठीक है, आपको क्लियरली यहां पे समझ में आ जाएगा। जैसे मर्डर पढ़ोगे तो मर्डर में समझ में आ जाएगा कि उनको कॉन्सिक्वेंस से फर्क पड़ता है, उनको रिजल्ट से फर्क पड़ता है। ठीक है, मर्डर में आपको डेथ कॉज करने के लिए सजा दी जाती है। तो एक्टस रिया क्या है, किसी भी अपराध का एक्टस रिया क्या है ना, वो आपका गिल्टी एक्ट है या फिर गिल्टी एक्ट का कॉन्सिक्वेंस है, ये आपको पता चल जाएगा सेक्शन को पढ़ के। जो सेक्शन होता है, जो ऑफेंस दिया होता है, उसके जब आप एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स पढ़ते हो, वो पढ़ के आपको समझ में आ जाता है। जैसे थेफ्ट पढ़ोगे, थेफ्ट में पढ़ के समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये तो मूविंग के बारे में बात कर रहे हैं, कि जैसे ही आपने किसी की प्रॉपर्टी हिलाई वो चोरी का अपराध हो गया। एक्ट समझ में आ रहा है कि एक्ट इज द एक्टस रिया। मर्डर का अपराध पढ़ोगे, वहां पे वो कह रहा है कि डेथ हो गई, मतलब एक्ट के करने के बाद जो कॉन्सिक्वेंस आ रहा है, जो रिजल्ट आ रहा है, उनको उस चीज से फर्क पड़ रहा है। तो बेसिकली एक्टस रिया जो होता है यहां पे, वो पढ़ के आप समझ सकते हो कि हमें क्या चीज साबित करनी होती है। ठीक है, इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक्टस रिया समझ में आ गया यहां तक? द टाइमिंग इज मनीष 4 o'clock। नहीं, वही बात है ना, आप चोरी कर रहे हो। ये अगेन जब आप चोरी का अपराध पढ़ोगे लवली तो आपको समझ में आएगा, बट स्टिल आपके क्वेश्चन का जवाब देती हूं मैं। चोरी कर रहे हो उस समय तो तुम बेईमानी कर रहे हो ना, उस समय तो तुम किसी पर्सन का सामान ले रहे हो जो कि तुम्हारा नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति का सामान चुरा रहे हो जो तुम नहीं डिजर्व करते हो। अब चोरी करने के बाद तुमने बेशक चोरी करी हो रॉबिन हुड के लिए, गरीबों में पैसा बांटने के लिए, किसी मर रहे आदमी की मदद करने के लिए, किसी भूखे को पैसा खाना खिलाने के लिए, डज नॉट मैटर। वही बात है ना, चोरी के अपराध में फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से कि तुमने चुरा के क्या किया। हमें बस इतना देखना होता है कि आपने चुराया ना, किसी का सामान लिया ना जो आपका नहीं है, बस बात खत्म हो गई वहां पे। यस, डेली क्लासेस होंगी। ऑलराइट, सेक्शन हम परसों से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी 1-2 दिन हमको एक्टस रिया और मेंस रिया समझना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से 10, 15 या 20 मार्क के सवाल आते हैं लिखने के लिए, सो दैट इज वाई एक्टस रिया, मेंस रिया थोड़ा मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना जरूरी होता है।
तो वो हम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वी विल मूव ऑन टू योर सेक्शन वाला प्रोविजन, ठीक है। अच्छा, नाउ बिफोर आई एंड द क्लास, तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए, और वो ये है कि अगर आप जुडिशरी या फिर इवन योर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स, इवन AIB 22, IBPS SO लॉ ऑफिसर, या फिर अगर हम बात करते हैं ड्राफ्टिंग की, अगर आप वकालत वगैरह करना सीखना चाहते हो, तो इन सभी की तैयारी जुडिशरी बाय PW के चैनल पे आपको करवाई जा रही है। जुडिशरी के बैचेस, IBPS SO लॉ ऑफिसर के बैचेस, APO के बैचेस, सारे नए बैचेस हैं जो हमारे प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुए हैं। ड्राफ्टिंग के नए बैचेस हैं जो कि हम स्टार्ट कर चुके हैं। तो इवन AIB 22 का जो बैच है वो भी हमारा स्टार्ट होने वाला है। आप में से जो लोग यहाँ पे AIB 22 का एग्जाम देना चाहते हैं, तो न्यू बैच इज स्टार्टिंग वेरी सून, राइट। तो अगर आप किसी भी बैच या कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो, ये जो क्लास है इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, वहां पे बैचेस की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है और उसके साथ साथ नंबर भी दिया हुआ है। उस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो इफ यू विश टू एनरोल फॉर एनी बैच और ज्वाइन एनी बैच, ठीक है। तो कल मिलूंगी अब मैं आप लोगों से शाम को 4 बजे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन, बाय बाय।